हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, 11th केमिस्ट्री हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। कुछ लेसन्स आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाए थे और बाकी के जो बचे हुए लेसन्स हैं वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 12th स्टैंडर्ड की जो केमिस्ट्री है वो भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। सही है। तो केमिस्ट्री के जो भी सिलेबस होंगे वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, साथ ही साथ बायोलॉजी का जो सिलेबस होगा वो भी मेरे ही हिस्से में रहेगा। ठीक है। मैं ही आपको बायोलॉजी भी कंप्लीट करवाऊंगा। सही है। ठीक है। बाकी सारे वीडियोस आप लोग को मिल रहे हैं कंटिन्यूसली। 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी आ रहे हैं, तो अगर आपका कोई भाई बहन कजन 12th स्टैंडर्ड में होगा तो जरूर से बच्चों उन वीडियोस को भी उन तक पहुंचाना, उनको बताना कि उनके लिए भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आ रहे हैं। सही है। ठीक है। चलो बच्चों बात करते हैं हमारे 11th केमिस्ट्री की। 11th केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हमारा 12th लेसन। जस्ट अ सेकेंड, ये बोर्ड को क्या हो गया। हाँ ठीक है। हाँ नाउ बेटर। तो 11th केमिस्ट्री में बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था हमारा 12th लेसन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रिया। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रिया हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोडेड हैं, तो अगर किसी भी बच्चे ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से जाके उन लेक्चर्स को देखिएगा। ठीक है। जरूर जाके पहले के लेक्चर्स देखिए, उसके बाद बच्चों डायरेक्ट इस लेक्चर पे जंप करना, और खास करके लेक्चर नंबर 3। ठीक है। लेक्चर नंबर 3 तो खास करके देखना ही देखना है, क्योंकि जहां पर हम लोगों ने वो लेक्चर एंड किया था वहीं से बच्चों इस लेक्चर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को प्रेशर और कंसंट्रेशन का एक रिलेशन फाइंड आउट करवाया था ना, तो उस रिलेशन को ही आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी चीजें फाइंड करने वाले हैं। सही बात है। ठीक है। पिछले लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा। ऐसे डायरेक्ट बीच में से देखोगे बच्चों तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। और अगर आप लोगों ने देखे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। आज आप लोगों को लेक्चर पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। सही बात है। ठीक है। आज हमारा जो बच्चों मेन फोकस रहेगा वो रहेगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ये क्या होते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। इनके ऊपर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे ही, बात करेंगे ही। पर उससे पहले जो हमारे लास्ट लेक्चर का कुछ टॉपिक्स बचे रह गए थे उसे भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर जंप करेंगे और मैं ट्राई करूंगा एक आधा न्यूमेरिकल भी आप लोग करवा दूं। चलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। एक और बात आप लोगों को बता दो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप लोग बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। ठीक है। आप लोग मुझे आकर अपना बड़ा भाई समझकर मैसेज कर सकते हो, एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो वहां पे, जिससे अगर आपके जो डाउट्स हैं वो आपके जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएंगी, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो ज़रूर से आना, आपने कोई भी बात मुझ तक पहुंचानी है तो यहाँ पर आ जाना, मुझे मैसेज कर देना। सही है। अभी भी कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना चाहिए, वही क्या पता वही डाउट क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ जाए तो जरूर से इसे क्लियर करवाते रहना। चलेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, कहां पे एंड किया था, हम लोग ने एंड किया था बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। ये हम लोग ने लास्ट में स्टार्ट किया हुआ था, तो थोड़ा सा इसके बारे में ऊपर से देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम लोग बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर, तो हमेशा मैं गैसियस की ही बात करूंगा। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप सॉलिड की बात करोगे, जब आप लिक्विड की बात करोगे, तो उस कंडीशन में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वर्ड को यूज करते हैं। पर जब आप गैसियस की बात कर रहे हो, जब आप रिएक्शन गैसियस मॉलिक्यूल का करोगे, तो उस टाइम पे आप कॉन्सेंट्रेशन की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि गैसियस का कॉन्सेंट्रेशन हम डिटरमाइन करते ही नहीं है, हम गैसियस का प्रेशर डिटरमाइन करते हैं। ये बात हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में की थी। सही है। तो उस प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तिकड़म फॉर्मूलेज हम लोग ने लगाए थे। अब हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन दिस पार्शियल प्रेशर, ये जो पार्शियल प्रेशर है इसका रिलेशनशिप आपके कॉन्सेंट्रेशन से, जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होता है उसका रिलेशनशिप हमारे पार्शियल प्रेशर से हम लोग ये पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो हम ज्यादातर कंसिडर करते हैं आइडियल गैस को, एक आइडियल गैस जो कि इस दुनिया में अवेलेबल तो नहीं है, पहली बात। ठीक है। आइडियल गैस जैसी कोई चीज होती नहीं है जो हर एक लॉ को फॉलो करे, केमिकल डायनामिक्स के हर एक लॉ को जो फॉलो करती है वो आइडियल गैस होती है, पर ऐसी ज्यादा कोई गैसेस है नहीं। पहली बात, आइडियल गैस की एक इक्वेशन है। इन आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन आप लोगों ने बहुत बार सुनी होंगी, पहले भी 11th स्टैंडर्ड में, फिजिक्स में ज्यादा सुनी होंगी, केमिकल काइनेटिक्स में। सही है। PV मतलब क्या होता है, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब क्या होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है आपका गैस कांस्टेंट होता है, और T इज अ टेम्परेचर। ठीक है। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ देखो यहाँ पे ये चीजें मैंने लिखी भी हुई हैं। अब इन चीजों से मैंने क्या निकाला, इन चीजों से मैंने एक फॉर्मूला बनाया था। क्या फॉर्मूला था देखो,
यहीं पे मैंने बनाया था। इन चीजों से मैंने बच्चों देखो ये मैंने लिखा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। फिर मैंने क्या किया, इस v को, ये जो इधर मल्टीप्लाई में है, इस v को मैंने इस तरफ भेजा और मैंने इसे डिवाइड में ला दिया। ठीक है, नाउ n अपॉन v आ गया, ये एक टर्म बन गया। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल डाले हुए हैं, वही तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है ना। मैंने आपको समझाया था ना कि मान लो आपने एक गिलास पानी लिया है, अब उस एक गिलास पानी के अंदर बच्चों आप कितना नमक डाल रहे हो, जितने ज्यादा नमक डालोगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा आप नमक डालोगे उतना ही ज्यादा नमक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सही बात है ना। सो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में कितने आप नंबर ऑफ मोल ऐड कर रहे हो, वही आपकी कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। नाउ यहां पे है बच्चों नंबर ऑफ मोल, यहां पे है आपकी वॉल्यूम। सो इस n बाय v की जगह मैंने क्या डाल दिया बच्चों, c डाल दिया, एंड दिस c इज मीन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसी c का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी सी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब मान लो मेरे पास अलग अलग मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई एक रिएक्शन है आपका A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और ये आपको दे रही है बच्चों C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D, ऐसा कुछ आपका रिएक्शन दिया हुआ है। अब मान लो मुझे यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल गैसेस के अंदर, सारे मॉलिक्यूल, ये भी आपका गैसेस में है, रुको कलर चेंज करने दो, हाँ ये भी आपका गैसेस में है, ये भी आपका गैसेस में है, ये भी आपका गैसेस में है, और ये भी आपका गैसेस में है फॉर एन एग्जांपल। तो अगर मुझे इन सब के लिए इस इक्वेशन को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके पहले मॉलिक्यूल की, यानी मॉलिक्यूल ए की। सो मॉलिक्यूल ए के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों, पी ए मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पी ए का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आरटी। आरटी इज द कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, दिस इज गैस कांस्टेंट एंड दिस इज टेम्परेचर। सही बात है ना, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ए अपॉन ए यहां पे भी लिख सकते हो आप, ये वाला आप लोग को पता नहीं स्टोइकियोमेट्री जब आगे लगा रहता तो ये रेट कांस्टेंट में ऊपर चले जाता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है बी का, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, बी का, तो मैं क्या यूज करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, बी की। तो मैं कैसे लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी, और ये आपका आरटी, इजी पीजी। सिमिलरली अगर मान लो सी की बात हो रही है, ठीक है, मान लो सी की बात हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू सी, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका आरटी, एकदम इजी है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे अगर डी की बात हो रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, यहाँ पे ऊपर डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका, क्लियर है, समझ में आ गया। सो कुछ इस प्रकार के आपके इक्वेशंस बनेंगे फॉर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, किसके लिए, पार्शियल प्रेशर के लिए। पार्शियल प्रेशर के लिए कुछ इस तरीके का आपका इक्वेशन बनेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा एक और बात, यहाँ पे भी ए लगेगा, यहाँ पे भी ए लगेगा, आरटी में भी ए, यहाँ पे मतलब जो भी इसके ऊपर है वो आरटी में भी लगा दे, यहाँ डी है तो आरटी में भी डी लगाओ, यहाँ सी है तो आरटी में भी सी लगाओ। समझ में आ गई बात। तो कुछ इस तरीके का बच्चों आपका इक्वेशन बनता है, कुछ इस तरीके का आपका इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलता है अलग अलग मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन के लिए बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। यही है ना आपका ये कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बात कर रहे हैं हम लोग, ए मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय योर रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। बात समझ में आई। ठीक है, सो ये चीज समझ में आ गई, ये हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर तक देखा था। अब इसके आगे क्या पढ़ना है, इसके बच्चों आगे हमें पढ़ना है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, केपी और केसी के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। केपी और केसी क्या है, पहले भी बात हुई है बच्चों इसके बारे में। केसी क्या है बच्चों आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और ये आपका बच्चों होता है पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट। समझ में ही बात। ठीक है, तो केपी और केसी का क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो आ जाओ।
सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी इक्वेशन लिखता हूँ। मान लो एक आपकी रिएक्शन है, जो अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी वही, A टाइम्स A, B टाइम्स B, यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन गिव्स C टाइम्स C एंड D टाइम D। बात समझ में? ये आपका मैंने नॉर्मल सा इक्वेशन क्या किया है, कंसिडर किया। कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर ए रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने ये चीजें लिखी। अब मान लो बच्चों मुझे इसका क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है Kp का वैल्यू, इसका मुझे Kp का वैल्यू निकालना है। Kp क्या होता है? कोई भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर। तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे वहां पे था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते थे ना, यहां पे आपको कैसे दिखाना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। सही बात है। अब आ जाओ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसका, आपके प्रोडक्ट कौन सा है? ये साइड आपकी प्रोडक्ट साइड होती है, दिस इज द प्रोडक्ट, ये वाली साइड, और ये वाली साइड क्या होती है बच्चों? आपका रिएक्टेंट। ऊपर लिखता हूं, दिस इज द रिएक्टेंट। बात समझ में? ठीक है। ये आपके रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा बच्चों आपका पी सी, हाँ पी किसका? सी का। तो पी सी यहां पे सी मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? टी डी, यहां पे डी। सही बात है। ये ऊपर लगता है ना, जो आगे स्टोइकियोमेट्री लगी रहती है ये ऊपर चली जाती है। डिवाइड बाय आपका पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। सही बात है ना, ये तो आप लोग ने पढ़ा ही है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है जो अभी तक हम लोग ने लिखा है। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया। सॉरी, ये समझ में आ गया। क्या बोला मैंने बच्चों? आपका Kp का वैल्यू क्या होता है? Kp इज द पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, ऐसा भी कह सकते हो। ये क्या होता है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू होता है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट कौन कौन से? सी और डी। तो मैंने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, यहाँ पे सी लगा हुआ तो मैंने ऊपर सी लगा दिया। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, यहाँ पे मैंने ऊपर डी लगा दिया, और ये आपके नीचे के आगे रिएक्टेंट आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप लोग को एक चीज पता है, इस PA की जगह, ध्यान से सुनो, इस PA की जगह मैं ये चीजें लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। ठीक है। ये क्या है? आपका पार्शियल प्रेशर किसका है? A का है ना। ये आपका पार्शियल प्रेशर किसका है? B का है। ये आपका पार्शियल प्रेशर C का है। ये आपका पार्शियल प्रेशर D का है। सही है। तो मैं इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये वाली वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं। चलो आ जाओ देखते हैं, ठीक है। यहां पे बनाता हूं मैं, सुनो। Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kp कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, ऊपर C, सही बात है, फिर आपका RT C, सही है, इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D पर D इनटू RT D। बात समझ में आ गई? ये कहां से लिखा है मैंने बच्चों? ये बच्चों मैंने लिखा है इस फॉर्मूले से, ये मैंने लिखा है इस वाले फॉर्मूले से। अगर रेस में जो है वो वहां पे लगा दो, बाकी इस फॉर्मूले से आपको लगाना है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ए की बात हो रही है तो आपको क्या कर दोगे? इसकी जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख दोगे, बस। बी की बात हो रही है तो बी लिख दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं बस इसकी जगह ये पुट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? मैं इस प्रेशर की जगह बस वो पुट कर रहा हूँ, सिंपल है। नीचे यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, ऊपर ए, यहाँ पे RT ए मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपका B RT। समझ में आ गया? ठीक है। सो मैंने बच्चों फ्रॉम ये जो पीछे वाली इक्वेशन थी, उस इक्वेशन से मैंने कुछ ऐसी चीजें बना ली, अब आप देखो RT दोनों में कॉमन है, तो RT को अपन एक साइड लेके आते और बाकी कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म को एक साइड लेके आते। ठीक है, ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा।
ध्यान से देखो थोड़ा, सब समझ में आएगा। क्या करना है सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे लेके आ जाना है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डी, सही बात है। और आरटी को मैं एक साथ लेके आ जाता हूं। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पे भी आरटी है, यहां पे भी आरटी है, दोनों आरटी मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, दोनों आरटी किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। मतलब इनका जो पावर है वो क्या होगा, ऐड होगा ना। बचपन में हम लोग ये पढ़े हैं ना, देखो बचपन में हम लोग ये पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, ये पढ़े थे हम लोग 7th 8th 9th में, कहीं तो पढ़े थे हम लोग, याद आ रहा होगा, ठीक है। सो ए एम इंटू ए एन, मतलब अगर आपका ये वाला वैल्यू सेम है और अगर आपका पावर अलग है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ना तो आपका वैल्यू सेम रहता है, बस आपका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो मैं इन दोनों की जगह, इन देखो ये सी और डी, ये दोनों को एक साथ लिखता हूं और यहां पे लिख देता हूं बच्चों सी प्लस डी। कुछ गलत लिखा क्या, नहीं कुछ नहीं गलत लिखा, ये हो जाएगा आपका सी प्लस डी डिवाइड बाय, नीचे भी सेम चीज करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय ऊपर ए एंड बी ऊपर बी, और सेम चीज यहां पे भी करता हूं बच्चों में, आर टी यहां पे क्या हो जाएगा ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी, मतलब आपका ये वाला ए और ये वाला बी, दोनों को सेम सेम लिखा और ऊपर क्या किया मैंने, पावर को ऐड कर दिया। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनो, अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो इतना टर्म है यहां से लेके यहां तक, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका केसी का वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, केसी की वैल्यू। केसी की वैल्यू क्या होती है, केसी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इक्वल अपना कॉन्सेंट्रेशन का कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है सी डी और रिएक्टेंट क्या है ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, यही वैल्यू आपको यहां पे भी दिख रही है, यहाँ वो जो वैल्यू थी वही वैल्यू यहां पे भी दिख रही है, तो मैं इतनी सी चीज की जगह केसी डाल सकता हूं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये वाली वैल्यू दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ऊपर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ऊपर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऊपर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ऊपर बी। सिमिलर सी चीजें यहां पर भी हैं, देखो कहां गया, कहां गया, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ऊपर सी, डी के ऊपर डी, ए के ऊपर ए और बी के ऊपर बी। तो मतलब इतना जो वैल्यू है इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूं, इसकी जगह मैं डाल सकता हूं बच्चों केसी, इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूं, केसी डाल सकता हूं। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, इक्वेशन कैसी बन जाएगी बच्चों, देखो ध्यान से, केपी इज इक्वल टू, बीच में आ गया केसी, बचा गया है आपका, बचा है आरटी, यहां पे है सी प्लस डी डिवाइड बाय आरटी ए प्लस। अब देखो, अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, अगर आपका प्लस वाला जो आपका वैल्यू है अगर वो ऊपर जाता है तो प्लस से माइनस हो जाता है, कुछ नहीं होता, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी। तो कुछ नहीं, आपका केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी इंटू आर टी क्या हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। समझ में आ गया कैसे हुआ, मैंने बच्चों सिर्फ इस वैल्यू को ऊपर लेकर चला गया, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। नाउ इस चीज की जगह हम लोग एक दूसरा कुछ पुट कर सकते हैं, ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, आप जो यहां पर डालते हो, आप ये जो वैल्यू डालते हो, ये ऊपर वाली, ये वैल्यू क्या होती है, ये आगे वाली वैल्यू होती है, स्टोइकियोमेट्री होती है, और ये स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब आप कितने मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल डाल रहे हो, ए के कितने मॉलिक्यूल डाल रहे हो वो आपका ये दिखा रहा है, बी के कितने मॉलिक्यूल डाल रहे हो वो आपका ये बी दिखा रहा है, सी के कितने मॉलिक्यूल डाल रहे हो वो आपका ये सी दिखा रहा है, डी के कितने मॉलिक्यूल डाल रहे हो वो आपका ये वाला डी दिखा रहा है। मॉलिक्यूल दिखा रहा है बच्चों, मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिखा रहा है, ठीक है, मतलब क्या दिखा है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स दिखा रहा है। तो अगर मैं कहूं तो ये पूरा वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की बातें कर रहा है ना, तो इस पूरे वैल्यू की जगह मैं एक चीज सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, ध्यान से देखो, इस पूरे चीज की जगह मैं एक चीज सब्सटीट्यूट कर सकता हूं बच्चों, दैट इज डेल्टा एन जी, ठीक है, डेल्टा एन जी। ये जी मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, ये क्यों ऐड किया बताता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखो, सी प्लस डी, नहीं, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, सही है। तो इसका है, दिस इज द चेंज इन नंबर ऑफ, चेंज इन मोल, ठीक है, जो आपका डेल्टा एन है, दिस इज चेंज इन
नंबर ऑफ मोल्स। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का है, सी और डी किसका था? प्रोडक्ट का था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या बना है? इसका फॉर्मूला क्या बना है बच्चों? इसका फॉर्मूला बना है आपका, ये ना एक तो बोर्ड मेरी बात नहीं मानता। इसका फॉर्मूला क्या बना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसकी बात कर रहा हूं, सी प्लस डी। सी प्लस डी इज द प्रोडक्ट, लेकिन ये हमेशा ये किसके अंदर होना चाहिए बच्चों? गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, बताता हूं मैं। माइनस किससे माइनस करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। समझ रहे हो? दिस इज A प्लस बी इज द रिएक्टेंट। समझ में आई बात? अब मैंने यहां पे आप पूछोगे कि सर आपने G क्यों लिखा, ये G एक्स्ट्रा क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों हम लोग जब डेल्टा एन फाइंड करेंगे ना फ्यूचर में, मतलब जब इस लेसन के अंदर हम लोग डेल्टा एन फाइंड करेंगे ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैशियस मॉलिक्यूल का ही फाइंड करेंगे। हम लोग डेल्टा एन हमेशा गैशियस मॉलिक्यूल का ही फाइंड करेंगे। अगर आपको मान लो कुछ ऐसी इक्वेशन दी है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, मान लो ऐसी इक्वेशन दी है जिसमें से आपको बोला गया है कि आपका A गैशियस है और D गैशियस है, बाकी ये सॉलिड है और ये मान लो लिक्विड है। समझ रहे हो? तो इस कंडीशन में आप इस वैल्यू को ना, ये जो वैल्यू है ना, इसमें सिर्फ आप इसको कंसीडर करोगे और इसको कंसीडर करोगे। समझ रहे हो? जब आप डेल्टा एन जी फाइंड करोगे, डेल्टा एन फाइंड करोगे ना, तो आप हमेशा गैशियस मॉलिक्यूल को ही कंसीडर करोगे, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। आप हमेशा किसको कंसीडर करोगे? गैशियस मॉलिक्यूल को ही कंसीडर करोगे, बाकी सॉलिड लिक्विड को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे इस डेल्टा एन वाले फॉर्मूले में। सही है? तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा जोर डाला है बच्चों इस जी के ऊपर, इस जी के ऊपर, ये वाला। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये जी थोड़ा ध्यान से लिखो, गैशियस मॉलिक्यूल थोड़ा ध्यान से लिखो। गैशियस, यहाँ पे गैशियस की स्पेलिंग गलत हो गई, देखो इतना ध्यान दे दिया, गैशियस की स्पेलिंग गलत कर दिया। ठीक है, सो डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एन का फॉर्मूला है बच्चों चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है आपका? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहता है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। और मैंने जी क्यों लिखा यहाँ पे? बिकॉज आपको इससे याद रहे, इस जी से आपको याद रहेगा कि भैया मुझे सिर्फ गैशियस मॉलिक्यूल को ही कंसीडर करना है, बाकी मुझे किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर नहीं करना है। जब बच्चे एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम लिखते हैं ना, तो उस टाइम पे जब वो डेल्टा एन फाइंड करते हैं ना, तो वो हमेशा भूल जाते हैं। बहुत बच्चे होते हैं, बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि वो भूल जाते हैं कि सिर्फ गैशियस मॉलिक्यूल का ही लेना था, वो डायरेक्ट डेल्टा एन लिखते हैं, वो सिर्फ डेल्टा एन लिखते हैं और वो भूल जाते हैं कि इसके अंदर सिर्फ गैशियस मॉलिक्यूल को ही हमको कंसीडर करना था। इसीलिए मैं डेल्टा एन जी लिख रहा हूं। आप प्रैक्टिस करो, बार बार डेल्टा एन जी की प्रैक्टिस करो, जिस जी से आपको याद आएगा कि आपको सिर्फ गैशियस मॉलिक्यूल को ही कंसीडर करना है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको सिर्फ गैशियस मॉलिक्यूल को ही कंसीडर करना है ये रिएक्शन बनाते समय। समझ रहे हो ना? तो इस चीज से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आपका, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? डेल्टा एन जी। तो योर केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन जी। ये जी आप एक्स्ट्रा लिखो, मेरी मानो, और ये जी आप एक्स्ट्रा लिखो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझा होगा। इसका भी ले लो। डन? लेट्स मूव, लेट्स मूव। अब बढ़ते बच्चों एक न्यूमेरिकल की तरफ। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपकी बुक से ही लिया गया। इस न्यूमेरिकल को जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन है, हम लोग इस रिएक्शन को वापस लिखेंगे और इस रिएक्शन में आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, मतलब आपको इक्वेशन फाइंड करना है। किसका? केपी इन टर्म्स ऑफ केसी। केपी इन टर्म्स ऑफ केसी का आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको अपनी बुक में यानी बोर्ड पे मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ। लिखी हुई अच्छी नहीं लगती, गैशियस फॉर्म में ये सब लिखना है आपको, नोट डाउन अच्छे से करना है। N2 + 3H2, ये भी गैशियस में, ये रिवर्सिबल का सिंबल, 2NH3, और ये भी आपका क्या है? अब ये आपको रिएक्शन दी हुई है। नाउ इन दिस रिएक्शन
आपको क्या फाइंड करना है, केपी और केसी का ये फाइंड करना है इक्वेशन, जो कि अभी अभी हम लोग ने क्या किया है, डिराइव किया है। ठीक है, तो आपके बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, हम लोग वो पूरा नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये इक्वेशन याद रखेंगे। ये इक्वेशन आप अपने बुक में हेडिंग पे कहीं भी लिख लो, और ये इक्वेशन सिर्फ आप हमेशा याद करो। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको इसके अंदर KP इज इक्वल टू KC RT इंटू डेल्टा NG, ये फाइंड करना है। ठीक है, हमेशा ये फाइंड करना है। ये जी यहाँ पे लगा लेना, ठीक है, लगा लेना। बोर्ड में चलो मत लगाना, अगर बोर्ड में आपका मन नहीं करेगा तो मत लगाना, पर जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे ना अपनी रफ बुक के अंदर, उतने बार ये जी लगा के प्रैक्टिस करना, ताकि जिससे आपको याद रहेगा कि आपको हमेशा गैसियस मॉलिक्यूल को ही कंसिडर करना है, बाकी किसी मॉलिक्यूल को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। ठीक है, यहाँ पे जी लगा दो। डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, इसका वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सही बात है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल है, 2। कितने दिख रहा है आपको नंबर ऑफ मोल, 2, तो आपको क्या लिखना है, 2। और आप इसको कंसिडर करोगे, क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में है बच्चों, गैसियस फॉर्म में है। अगर ये गैसियस फॉर्म की जगह सॉलिड फॉर्म में होती, ठीक है, तो दिख रहा है ना, अगर ये गैसियस फॉर्म की जगह सॉलिड फॉर्म में होती या फिर ये लिक्विड फॉर्म में होती, तो आप इसको कंसिडर नहीं करते, इस वैल्यू में आप कंसिडर नहीं करते। बात समझ में आ गई। ठीक है, सो प्रोडक्ट कितने हैं, 2, माइनस, अब माइनस कर दो। माइनस किससे करना है बच्चों, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट से माइनस करना है। रिएक्टेंट कितने हैं, 2 रिएक्टेंट है, दोनों ही गैसियस में है, तो आप दोनों को कंसिडर करोगे। ठीक है, इसके आगे नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका मतलब 1 होता है। सही ना, जिसका बोलते हैं ना हम लोग, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, बोलते हैं ना, जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसका भगवान है। उसी तरीके से जिसके आगे कोई भी नंबर नहीं लगा है उसके आगे क्या नंबर है बच्चों, हमेशा 1 नंबर रहेगा ही रहेगा, आपको 1 कंसिडर करना है। इसके आगे 1 लगा हुआ है, इसके आगे 3 लगा हुआ है, सही है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 3 कितना हो जाएगा, 2 - 4 यानी आपका -2। सो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2। बस कुछ नहीं करना, इसी को एज इट इज लिख दो, तो KP इज इक्वल टू KC RT -2, खत्म। बस यही करना है आपको, समझ रहे, यही आपका एक्सप्रेशन था, यही आपका क्या था बच्चों, एक्सप्रेशन था। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी चीजें सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते आ जाओ। मान लो आपको दिया गया है, एक गैस दी गई है H2 + I2 इक्विलिब्रियम में है, और ये आपको दे रहे हैं HI, वो भी 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी आपका गैस, अरे 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 हाँ, ये भी आपका गैशियस है, ये भी आपका गैशियस है, और ये भी आपका गैशियस है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ऐसा वैल्यू दिया गया है, और आपको कहा जा रहा है कि बच्चों इसका एक्सप्रेशन निकालो KP इन द टर्म्स ऑफ KC। ठीक है, KP इन द टर्म्स ऑफ KC आपको क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले नॉर्मल सा फॉर्मूला लिख लोगे। ठीक है, जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा वही फॉर्मूला आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे। क्या फॉर्मूला है, KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन। अब आपको सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा एन जी की वैल्यू, यानी आपका डेल्टा एन की वैल्यू। आप इसमें जी भी लगा दो, एक्स्ट्रा चलेगा। सही है, क्या फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, फिर आप लगा सकते हो गैसियस प्रोडक्ट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बात समझ में आई? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कितने हैं? अगर आप प्रोडक्ट की बात करो तो यहां पे मोल्स कितने हैं, ध्यान से देखो। यहां पे आपके मोल्स है 2, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 2। तो ये एक ही है तो एक ही, और ये गैसियस में है तभी आप इसको कंसिडर कर दो, गैसियस में नहीं रहता तो कंसिडर नहीं करते। अब इनके आगे क्या लगाना है? इनके आगे बच्चों कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 है। जैसा मैंने तुमको बताया कि जिनके पास कोई नहीं होता उनके पास कौन होता है? भगवान होता है। इसीलिए जिनके आगे कोई नंबर नहीं लगा रहता उन्हें उसके आगे क्या लगा रहता है बच्चों? 1 लगा रहता है। तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 + 1 कितना होता है? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Kp = Kc RT 0। अब आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। किसी भी चीज के ऊपर अगर 0 लगा रहता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। तो मतलब इस चीज की जगह आप क्या लिख दोगे? 1, सिर्फ इसकी जगह। समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? RT रेज टू 0 क्या आ जाएगा आपका? 1। 1 लिखो ना लिखो बराबर ही है। सही बात है ना? भगवान होते हैं लेकिन दिखते कहाँ हैं? वैसे ही आपका एक यहाँ पे हो है और वो दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि वो भगवान है। तो Kp = Kc, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जहां पे आपका प्रेशर का कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के कांस्टेंट से क्या हो जाएगा? बराबर। समझ रहे हो? तो डेल्टा एन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ये जो डेल्टा एन जी की वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपकी कुछ भी आ सकती है बच्चों। 0 भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, पॉजिटिव में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, चलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज भी समझ में आ गई होगी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। समझ में आ गया? पीछे वाले का लेना था, ये तो आप लोग ने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। अब इन दोनों का मतलब क्या है जरा समझते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस की। पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन बच्चों, ऐसा रिएक्शन जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो उस रिएक्टेंट का फेज चेंज नहीं हुआ। उस रिएक्टेंट का फेज चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट का फेज है, जो फेज रिएक्टेंट का है वही फेज आपके प्रोडक्ट का होगा। फेज मतलब क्या होता है? 3 प्रकार के फेज पढ़ा है ना आप लोग ने, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, गैसियस फेज। ठीक है, सो फेज हमेशा सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द रिएक्शन। समझ में आई बात? ठीक है, सो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप क्या लिखोगे? द फेज ऑफ द reactant and product is same throughout the reaction. Throughout the reaction मतलब रिएक्शन के समय जो रिएक्टेंट है और उसका जो फेज है वो हमेशा अगर सेम रहेगा तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहोगे? होमोजीनियस रिएक्शन। then this type of reaction, then this type of reaction is called as homogeneous reaction. homogeneous reaction। समझ में आई बात? अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी जो हम लोग ने पढ़ा वही वाला एग्जांपल था। मान लो यहीं पे देता हूं एग्जांपल। मान लो बच्चों एक है आपका H2 एंड H2 इज अ गैस। सपोज दैट H2 एंड H2 इज अ गैस। जब ये रिएक्ट करेगा बच्चों आयोडीन गैस के साथ,
के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, ये आयोडीन गैस के साथ। अभी ये रिएक्शन देखा था हम लोग, ठीक है। तो जब आपका H2 रिएक्ट करेगा आयोडीन गैस के साथ, तो उस टाइम पे आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। और ये भी किस में रहेगा बच्चों? गैस में ही रहेगा। ये भी किस में रहेगा? गैस में ही रहेगा। तो इफ यू सी इन द रिएक्शन, जो फेज है बच्चों आपके रिएक्शन का, वो चेंज नहीं हो रहा थ्रू आउट द रिएक्शन, वो हमेशा सेम है। ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है और ये भी गैसेस है। मतलब आपके रिएक्टेंट का फेज और आपके प्रोडक्ट का फेज क्या है? सेम है। ये भी गैसेस फॉर्म में है और ये भी गैसेस फॉर्म में है। ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजेनियस रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजेनियस रिएक्शन। अब डेफिनेशन पढ़ो। द फेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज सेम। ठीक है, जो फेज है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का इज सेम थ्रू आउट द रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज होमोजेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस रिएक्शन। प्लीज नोट इट डाउन, पॉज करके नोट कर लो। कर लिया? चलो नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका? हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब ये उल्टा है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, नाम से ही ये शिकारी लगा है। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये हमको ये कहना चाह रहा है बच्चों कि अगर आपने कोई भी रिएक्शन करी, ठीक है, अगर आपने कोई भी रिएक्शन करी और ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके कंपाउंड का फेज चेंज हो गया, आपके कंपाउंड का फेज क्या हो गया? चेंज हो गया, तो आप कहोगे कि भैया ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। ये कैसे रिएक्शन है बच्चों? हेट्रोजीनियस रिएक्शन। द फेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर डिफरेंट। ऐसा लिख सकते हो आप। अब मैं डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा, आप खुद से लिख लो, मैं आपको बोलता हूं। द फेज, ठीक है, द फेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर द फेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर डिफरेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हेट्रोजीनियस रिएक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, अब एक एग्जांपल है बच्चों। क्या है? मान लो आपने लिया अमोनिया NH3, यू हैव टेकन अमोनिया। अमोनिया बच्चों गैसियस फॉर्म में, किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म। फिर आपने लिया क्लोरीन गैस, क्लोरीन इज ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म। और जब आपने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिला? आपको मिला NH4Cl। ठीक है, आपको क्या मिला? NH4Cl। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप लोग बैलेंस कर लोगे, मुझे पता है, खुद से करना बैलेंस। ये गैसेस थी, ये गैसेस थी, पर जब रिएक्शन हुआ ना बच्चों, तो ये आपको मिलेगा सॉलिड में। इसमें मिल गया ये सॉलिड में। समझ में आई बात? ठीक है, वो ये गैसेस था और वो भी गैसेस था, पर जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के टाइम पे ये आपको किस में मिल गया? सॉलिड में। सो एज यू कैन सी द फेज ऑफ द रिएक्टेंट, एज यू कैन सी बच्चों, द फेज ऑफ द reactant and the phase of the product are different। दोनों का फेज क्या है? डिफरेंट है। ये गैसियस में है और आपका प्रोडक्ट किस में है? सॉलिड में है। देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। सही बात है। और इसी में जो इक्विलिब्रियम लगा है, जैसे मान लो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है, ये आपका गैसियस था, तो ये होमोजीनियस रिएक्शन है ये। और होमोजीनियस रिएक्शन में जो भी आपका इक्विलिब्रियम लगता है, होमोजीनियस रिएक्शन में जो भी आपका इक्विलिब्रियम लगता है, इस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी इक्विलिब्रियम को जो आपको किस में लग रहा है? होमोजीनियस रिएक्शन में लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सिमिलरली जो इक्विलिब्रियम आपके हेट्रोजीनियस में लग रहा है, ये वाला जो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ लग रहा है? हेट्रोजीनियस रिएक्शन में लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, इक्विलिब्रिया। गुड।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट है बच्चों आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द हेट्रोजीनियस रिएक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है। किस रिएक्शन में? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया वाली रिएक्शन में। चलो आ जाओ देखते हैं क्या होगा। मान लो आई हैव रिटन अ रिएक्शन, आई हैव रिटन अ रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? तो एक साथ चलता है। कलर लें, कलर अच्छा लगेगा, ये ले लें। चलो मैंने लिखा है बच्चों C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। ये क्या है? इथेनॉल है। ये प्रेजेंट है बच्चों आपका लिक्विड स्टेट। ठीक है, ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम ये कन्वर्ट हो रहा है C2H5OH में ही, बट इन गैसियस स्टेट। अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों तो सेम टू सेम है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है? बच्चों देखो, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल कहते हैं। आपका जो इथेनॉल होता है ना, दिस इथेनॉल इज वेरी वोलाटाइल। वेरी वोलाटाइल, वोलाटाइल समझते हो? ऐसी चीजें जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाती है उसको वोलाटाइल बोलते हैं। ऐसी चीजें जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है? इवापोरेट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने लिक्विड लिया, इथेनॉल आपने लिक्विड लिया और उसको कुछ समय के लिए बाहर रखा, तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएंगी बच्चों? उड़ जाएंगी। तो मान लो एक मैंने ऐसा डब्बा लिया था, सपोज आई हैव टेकन अ डब्बा, और इसके अंदर मैंने क्या भर दिया? इथेनॉल भर दिया, और इस डब्बे को ऊपर से कैप लगा दिया। ठीक है, इस डब्बे को क्या किया? ऊपर से मैंने कैप लगा दिया। तो यहां से जो भी गैसेस बन रही हैं, यहां से बच्चों जो भी गैसेस बन रही हैं, सेम कलर कैसे आ गया? यही तो दिक्कत है भैया। हाँ, यहाँ से जो भी गैसेस बन रही हैं बच्चों, वो कहाँ जा रही हैं? इसके ढक्कन के पास जा रही है, और वो ढक्कन के पास क्या हो जा रही है बच्चों? जमा हो जा रही है। तो भैया जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। मतलब आपका ये गैस वापस कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वापस, वो सब चलता रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल सा ऐसा रिएक्शन आपको दिया हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? केसी। केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही बात है। अब कॉन्सेंट्रेशन ये है आपका प्रोडक्ट और ये है आपका रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH, कौन सा वाला? गैस वाला, बिकॉज दिस इज योर प्रोडक्ट, डिवाइड बाय C2H5OH, कौन सा? आपका लिक्विड वाला। बात समझ में आ रही है? अब आपकी बुक क्या कह रही है? ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। आपकी बुक ये कह रही है बच्चों कि आपका ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड कभी भी, ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं गैसेस की, ज्यादातर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? गैसेस की। और ये हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, क्योंकि देखो लिक्विड यहाँ है, सॉलिड है, दो अलग अलग फेज है। आपकी बुक क्या कह रही है? जब भी आपका रिएक्शन, आपका जो भी रिएक्टेंट है वो लिक्विड में रहेगा या फिर वो सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या फिर सॉलिड में रहेगा, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है। इस कंडीशन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और हम उसको कंसिडर करेंगे 1। हम उसको क्या कंसिडर करेंगे बच्चों? 1 कंसिडर करेंगे। समझ में आ रही है बातें क्या कह रहा हूं मैं? है समझ में आ रही है बातें मैं क्या कह रहा हूं? तो आपकी बुक क्या कह रही है बच्चों कि इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हो? 1, या फिर छोड़ो आप कांस्टेंट, ये भी क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से आप क्या बना सकते हो? इसकी जगह में कोई कांस्टेंट लिख सकता हूं, मान लो Kc डैश लिख सकता हूं, कुछ भी नया कांस्टेंट बना सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका?
Kc डिवाइड बाय ऊपर क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH कौन सा गैशियस वाला डिवाइड बाय आपका Kc डैश। ये Kc डैश भी लिख सकते हो, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। Kc डैश भी लिख सकते हो आप एज अ कांस्टेंट, ठीक है। Kc डैश भी लिख सकते हो आप एज अ कांस्टेंट, या फिर इसकी जगह आप नॉर्मल कांस्टेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि आप Kc डैश को यूज भी कर सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर सुनो ध्यान से, इसकी जगह आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो और आगे Kc डैश को यूज कर सकते हो। अब ये कांस्टेंट यहाँ पे है डिवाइड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कैसा बनेगा इक्वेशन Kc इंटू कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH गैसियस फॉर्म में। सही बात है, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह क्या लगा दूंगा मैं Kc डैश, ये वाला Kc डैश की बात कर रहा था मैं, C2H5OH इन गैसियस फॉर्म। समझ में आई बात। सो Kc डैश इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये है क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ योर हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात, तो हमको क्या मिल गया आपका Kc डैश भी से मिल गया है। समझ में आई बात, ठीक है। तो बच्चों जितनी भी चीजें अभी मैंने पढ़ाई हैं वो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होंगी। अब इसी के साथ बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बन गया है पर कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। अगर यहाँ तक आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे आप सारे बच्चे, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर से करेंगे आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके स्कूल के दोस्त हों, आपके आजू बाजू खेलते होंगे, जितने भी 11th के बच्चे उन सब तक बता देना, शेयर करवा देना इस वीडियो को, चलेगा, ठीक है। सो बच्चों मैं मिलता हूं आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग और भी आगे की चीजें डिस्कस करेंगे ऐसे ही मजेदार अंदाज में, ऐसे ही एकदम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के टाइप में, ठीक है। सो मैं मिलता हूं आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ठीक है, एंड कीप स्टडी। मिलता हूं बाद में, बाय बाय।